हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट के कुछ लेक्चर से हम अपने इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन कर रहे थे सर। और ये जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम से बेस्ड लेक्चर्स चल रही थी, उसमें रीसेंट क्लास लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, क्योंकि वहां पे हमने कैटेगरी नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था सर। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कैटेगरी नंबर 2 के अंदर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जितने भी सवाल करवाए थे, आपको सारे सवालों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर किसी सवाल में डाउट रह गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पॉइंट पे लेक्चर को दोबारा से देखो, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर यह करने के बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत सारी चीजें एज होमवर्क भी दी थी, तो अगेन उम्मीद कर सकता हूं कि वो सारी होमवर्क की चीजें आपने कंप्लीट की होंगी। अब ये तो बात होगी सर हमारे प्रीवियस लेक्चर की। इस लेक्चर में क्या करेंगे, तो इस लेक्चर में हम अपने वर्ड प्रॉब्लम्स में नई कैटेगरी के साथ स्टार्ट करेंगे सर। कैटेगरी नंबर 3 पे डिस्कशन करेंगे सर। तो क्या है ये कैटेगरी नंबर 3? तो कैटेगरी नंबर 3 के अंदर हम ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे सर जो कि एजेस पे बेस्ड होंगी, जो कि सर लोगों की उम्र पे बेस्ड होंगी। और ये जो कैटेगरी नंबर 3 है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं या फिर मैं आपके कंपटीशन की बात करूं, दोनों के लिए कैटेगरी नंबर 3 बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है। बस कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, 3-4 गिनती के पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये 4 पॉइंट्स आपने अच्छे से ध्यान में रख लिए तो आप इस कैटेगरी नंबर 3 का कोई सा भी सवाल आसानी से धुएं में उड़ा दोगे। स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में बहुत गलती करते हैं और उसका बस एक ही रीजन है कि उनको ये पॉइंट्स के बारे में या तो पता नहीं होता या इन पॉइंट्स को अप्लाई कैसे करना है ये क्लियर नहीं होता। और आपको ये गलती नहीं करनी है, तो बड़े ध्यान से सारे पॉइंट्स को समझना। पॉइंट्स क्लियर हो गए, सवाल आसानी से बनेंगे सर। अब एक एक करके अपने इस कैटेगरी के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनते जाना सर। पॉइंट नंबर 1 हमारे कंसेप्ट का, हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि इस चैप्टर में हमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स में डिस्कस करना है, उसमें हमेशा सवाल या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मुझसे 2 चीजें पूछता ही पूछता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यही 2 चीजें मेरा 2 वेरिएबल बनती है सर। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि इस चैप्टर में जो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमेशा सवाल मुझसे 2 चीजें पूछता ही पूछता है। या तो वो डायरेक्टली पूछता है या तो इनडायरेक्टली पूछता है, लेकिन 2 चीजें पूछता ही पूछता है सर। ये क्लियर हुआ? अब अगर मैं आपको कहूं कि आप इस वाले पॉइंट को इस कैटेगरी नंबर 3 से कनेक्ट करके बताओ कि सवाल किस तरीके से आपसे पूछेगा, तो आप तुरंत जवाब दोगे सर। इससे मुझे समझ में आता है कि कैटेगरी नंबर 3 के अंदर जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स मुझसे पूछे जाएंगे, उसमें लास्ट की तरफ मुझसे 2 लोगों की उम्र पूछी जाएगी, मुझसे 2 लोगों की एजेस पूछी जाएगी सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करो। यानी कि सर कैटेगरी नंबर 3 का कोई भी सवाल रहे, इतना गारंटेड है कि सवाल लास्ट की तरफ आपसे 2 लोगों की उम्र पूछेगा ही पूछेगा, 2 लोगों की एजेस आपसे पूछेगा ही पूछेगा सर। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, ध्यान में रहेगा। पॉइंट नंबर 2 सर, एजेस को मेजर करने का, उम्र को नापने का क्या क्या तरीका हो सकता है? आप किसी इंसान की उम्र सर डेज में बता सकते हो, दिनों में बता सकते हो। आप उसकी उम्र महीनों में बता सकते हो सर, मंथ्स में बता सकते हो। आप उसकी उम्र सर ईयर्स में बता सकते हो, सालों में भी बता सकते हो। तो जब हम अपने इस कैटेगरी नंबर 3 में एजेस की बात करेंगे, तो हमें क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है सर? तो हमेशा याद रखना, हम कभी भी उम्र पे डिस्कशन करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ईयर्स का होना चाहिए। हमें अपने जो भी उम्र की बात करनी है पूरे सवाल में, वो हम हमेशा ईयर्स में करेंगे सर, हमेशा सालों में करेंगे। ध्यान में रहेगा ये बात, हमेशा याद रखना। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करो सर। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट। अब जो तीसरा पॉइंट है, बहुत क्रूशियल पॉइंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना सर। उम्र एक ऐसी चीज है ना जो कि समय पे डिपेंड करती है। समय के साथ लोगों की उम्र बदलती है सर। ऑब्वियस सी बात है, अभी जो मेरी उम्र है वो आगे आने वाली उम्र से अलग होगी, और यही उम्र मेरी पिछली उम्र से भी अलग है सर। यानी कि हमारी जो भी एज होती है सर, वो समय पे डिपेंड करती है, समय के साथ वैरी करती है। मेरी जो प्रेजेंट एज है वो मेरी फ्यूचर एज से अलग होगी सर, और वही मेरे पास्ट एज से भी अलग होगी। तो कुल मिला के उम्र की डिपेंडेंस समय पे बहुत ज्यादा है सर। कुल मिला के एज की डिपेंडेंस टाइम पे बहुत ज्यादा है सर। ये पॉइंट ध्यान में रहेगा। तो अगर ऐसा है तो मुझे
टाइम का इंफ्लुएंस, समय का इंफ्लुएंस अपने सवालों पे भी दिखेगा सर। यानी कि हमारे जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें मैक्सिमम सवालों में मुझे टाइम की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा दिखेगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसको मुझे बड़े ध्यान से टैकल करना पड़ेगा सर। अब टाइम के बारे में क्या जानते हैं सर? बेसिकली हम अपने टाइम फ्रेम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सर। कौन कौन सा पार्ट? एक होता है सर वर्तमान काल, जिसको हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। एक होता है सर भूतकाल, जिसको हम पास्ट टेंस भी कहते हैं। और एक होता है सर हमारा भविष्य काल, जिसको हम फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो कुल मिला के पूरे टाइम फ्रेम को सर हम बेसिकली 3 पार्ट में, 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो हम अभी हैं सर, जो हम अभी कर रहे हैं सर, वो सारी चीजें कहां आ जाती है? प्रेजेंट टेंस में आ जाती है सर, वर्तमान काल में आ जाती है। जो चीजें बीत गई सर, जो घटना घटित हो गई सर, जो भूतकाल की बात होती है सर, वो सारी चीजें कहां आ जाती है? वो सारी चीजें पास्ट टेंस में आ जाती है सर। और जो चीजें आगे आने वाली हैं, जो चीजें आगे होंगी सर, जो भविष्य में होंगी सर, वो सारी चीजें कहां आ जाती है सर? भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस में आती है सर। तो बेसिकली आपको आपके सवाल में टाइम के यही 3 फ्रेम मिलते हैं और इन्हीं पे किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट करके आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। इतना ध्यान में रहेगा सर। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। आपके जितने भी सवाल होंगे ना यहां पे कैटेगरी नंबर 3 में, वो 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है टाइम फ्रेम डिपेंडेंट टाइप, यानी कि ऐसे टाइप जहां पे आपको टाइम फ्रेम का इंफ्लुएंस दिखे। और दूसरे टाइप ऐसे टाइप होते हैं जहां पे टाइम फ्रेम की डिपेंडेंसी नहीं होती है। वहां पे सवाल पढ़ के आपको समझ में ही नहीं आएगा किस टाइम फ्रेम की बात हो रही है। तो हमें यही 2 कैटेगरी बेसिकली देखनी है सर अपनी कैटेगरी नंबर 3 के अंदर। अब आपके इस कैटेगरी नंबर 3 में जो 99% सवाल होंगे ना सर, यानी कि आपकी इस कैटेगरी के जो मैक्सिमम सवाल होते हैं ना सर, वो टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि यहीं पे कंसेप्ट लगता है और यहीं पे स्टूडेंट ज्यादा गलती करते हैं। इसी वजह से ये कैटेगरी के अंदर का जो हमारा वैरायटी होता है सर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली इस कैटेगरी में जो 99% सवाल होते हैं सर, वो टाइम फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं सर। किसी ना किसी तरीके से टाइम फ्रेम पे आपको डिपेंडेंसी सवाल में दिखेगी ही दिखेगी। सिर्फ और सिर्फ 1% ऐसे सवाल होते हैं जहां पे आपको टाइम फ्रेम की डिपेंडेंसी नहीं दिखेगी। हर चीज डिस्कस करेंगे, बस अभी जितना कह रहा हूं फटाफट सुनते जाना। अब सबसे पहले अपने 99% वाली वैरायटी के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना। अब जैसा कि मैंने आपको कहा सर कि अगर सवाल में मुझे टाइम फ्रेम की डिपेंडेंसी दिखेगी और मुझे यह पता है कि मैं अपने टाइम फ्रेम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, तो इसके हिसाब से एक बात हमेशा याद रखना। क्या याद रखोगे सर? कि कोई भी टाइम फ्रेम की डिपेंडेंसी का सवाल हो, आपको हमेशा अपना जो सवाल में स्टार्ट लेना है, जो शुरुआत करनी है, वो इस तरीके से करनी है कि हमेशा प्रेजेंट टेंस को, वर्तमान काल को अपना रेफरेंस मानोगे। रेफरेंस वर्ड मैंने आपको कई बार समझाया है कि आपको हमेशा जो अपनी शुरुआत करनी है सवाल में, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस के हिसाब से वर्तमान काल को ध्यान में रखते हुए करना है सर। सवाल आपसे कुछ भी पूछे फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपना स्टार्ट हमेशा प्रेजेंट टेंस के साथ लेना है। यह हमेशा याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके कारण स्टूडेंट को गलती होती है। कैसे? अभी समझाऊंगा, पहले जो कहा उसको नोट डाउन करो। अब एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैंने जो अभी आपको पॉइंट बताया, क्यों इसको रेफरेंस मानना है, समझने की कोशिश करते हैं सर। मान लो आपको कोई सवाल दिया गया है और सवाल में लास्ट की तरफ मुझसे पूछा जा रहा है कि आप ए और बी की एज निकालो। 2 लोगों की एक एज पूछी जा रही है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सवाल लास्ट की तरफ आपसे पूछ रहा है कि आप ए और बी की तो एज निकालो, लेकिन कब की? 10 साल पहले की एज निकालो सर। आप अभी की एज मत निकालो। सवाल आपसे मान लो पूछ रहा है कि आप ए और बी की 10 साल पहले की एज निकालो। क्लियर है सवाल? सवाल में किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे की बात सर, मैंने जो आपको कंसेप्ट सिखाया, अगर मैं आपको कहूं इस कंसेप्ट को अप्लाई करके सवाल बनाना स्टार्ट करो, तो कैसे स्टार्ट करते? फटाफट जवाब देते सर। आपने कहा था कि सवाल मुझसे 2 लोगों की एज पूछेगा ही पूछेगा। पूछ रहा है सर ए और बी की एज पूछ रहा है, और मुझे यह भी पता है सर कि सवाल मुझसे जो 2 चीजें पूछती है वही मेरा वेरिएबल का काम करती है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूं, अपने ए की एज को x ईयर्स मान लेता हूं, बी की एज को y ईयर्स मान लेता हूं सर।
नॉर्मली यही तो करते हैं कि सवाल मुझसे जो दो चीजें पूछता है उसी को हम अपना वेरिएबल बना देते हैं सर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, आपने ये तो बोल दिया सर कि ए की उम्र x ईयर है, आपने ये भी मान लिया सर बी की उम्र y ईयर है, लेकिन कब की उम्र? वर्तमान काल की उम्र, भूतकाल की उम्र कि भविष्य काल की उम्र? आपने यहां पे टाइम फ्रेम को क्लियर नहीं किया। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहां अटकेंगे, वो कहेंगे चूंकि सवाल मुझसे 10 साल पहले की उम्र मांग रहा था, इसी वजह से मैं जो ये मानूंगा ये 10 साल पहले की एज मानूंगा, और यही आपको नहीं करना है जो ज्यादातर स्टूडेंट करेंगे। क्योंकि जहां इस पचड़े में फंसे, जहां इस कंफ्यूजन में फंसे, सवाल में गलती करना स्टार्ट कर दोगे। मैंने आपको क्या सिखाया था? सवाल आपसे कुछ भी पूछे, 10 साल पहले की उम्र पूछे, 10 साल की बाद की उम्र पूछे, फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो अपना स्टार्ट लेना है वो हमेशा वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस के साथ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना। सवाल किसी भी टेंस का उम्र पूछे, आपको प्रेजेंट का पूछे, पास्ट का पूछे, फ्यूचर का पूछे, फर्क नहीं पड़ता है। स्टार्ट हमेशा प्रेजेंट के साथ, वर्तमान काल के साथ लेना है। यानी कि अगर इस पॉइंट को यहां पे अप्लाई करें तो मैं क्या कह सकता हूं सर? ठीक है, आपने ए की उम्र को x ईयर्स माना, आपने बी की उम्र को y ईयर्स माना, लेकिन कब की उम्र? तो सर ने जो सिखाया है उसके हिसाब से प्रेजेंट एजेस है सर। ये मेरे क्या है? वर्तमान काल के एजेस है। यानी कि मैंने ए के वर्तमान काल के उम्र को क्या माना है सर? x ईयर्स माना है। मैंने बी के वर्तमान काल की उम्र को क्या माना है सर? y ईयर्स माना है। यानी हम जो भी एजेस मानते हुए अपने किसी भी कैटेगरी नंबर 3 के सवाल को स्टार्ट करेंगे वो हमेशा प्रेजेंट एजेस के साथ ही होना चाहिए सर। कुछ भी पूछे आपको स्टार्ट प्रेजेंट एज के साथ ही करना है। यानी कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी x ईयर्स। यानी कि मैंने मान लिया ए की अभी की उम्र कितनी है सर? x ईयर्स है। अगेन लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी बी y ईयर्स, यानी कि बी की अभी की उम्र कितनी है सर? y ईयर्स। हमें हमेशा प्रेजेंट एज के साथ स्टार्ट करना है। इतनी बार बोला है, याद रहेगा, याद रहना चाहिए सर। क्लियर हो गया? तो हमेशा आपको अपना स्टार्ट प्रेजेंट के साथ लेना है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप हमेशा इसको अपना रेफरेंस मानते हुए आगे बढ़ोगे। अब एक बार आप प्रेजेंट एज निकाल लिए ना, एक बार आप अपना प्रेजेंट एज निकाल लिए, अभी का एज निकाल लिए, तो 10 साल पहले का पूछे या फिर 10 साल के बाद का पूछे, बड़ी आसानी से निकाल लोगे। ये क्लियर हुआ? तो आप पूछोगे सर कि आप प्रेजेंट एज से ही क्यों स्टार्ट करने कह रहे हो? क्या मैं पास्ट एज या फिर फ्यूचर एज से नहीं स्टार्ट कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अगर यहां या यहां से स्टार्ट करते हो ना तो सवाल के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप सही तरीके से ना ईयर गैप नहीं गिन पाते, आप सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि हमारे पास्ट प्रेजेंट के बीच में क्या ईयर गैप क्रिएट हो रहा है, पास्ट फ्यूचर के बीच में क्या ईयर गैप क्रिएट हो रहा है, और इसके कारण हो जाती है स्टूडेंट से गलती। तो बचने का सिंपल तरीका क्या है? एक सिंपल सा फंडा याद रखना, कुछ भी पूछे आपको अपना स्टार्ट प्रेजेंट एज के साथ ही लेना है। यह सभी को ध्यान में रहेगा, क्या रहना चाहिए? क्लियर हुआ? अब ये तो सर मेरी पूरा जो फॉर्मेट है, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ये कंसेप्ट यहां पे खत्म होता है। इतना ध्यान में रखोगे ना तो आप बड़ी आसानी से प्रॉब्लम एंड एजेस का कोई भी सवाल बना दोगे। ये क्लियर हुआ सर? अब ये तो बात होगी सर हमारे 99% वाले वैरायटी के क्वेश्चन की। ये 1% वाली वैरायटी कैसी रहेगी? वो सवाल ही आपको ऐसा पूछेगा ना कि आपको टाइम फ्रेम क्या चल रहा है ये क्लियर ही नहीं होगा। सवाल इस तरीके से पूछा ही जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रेजेंट की बात चल रही है, कि पास्ट की बात चल रही है, कि फ्यूचर की बात चल रही है। और चूंकि सवाल में आपको यह क्लियर नहीं हो रहा कि टाइम फ्रेम क्या है, तो अगेन आप जो मान के सवाल बनाओगे वहां प्रेजेंट लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सवाल से आपको यही पता नहीं लग रहा है कि किस टाइम फ्रेम में बात हो रही है, तो आप सिंपली क्या मान लेना, एक की एज को x ईयर्स, दूसरे की एज को y ईयर्स। कब की है ये कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सवाल से मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा है। ये सभी को ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहना चाहिए सर। यानी कि अगर 1% वाली वैरायटी है जहां पे टाइम फ्रेम क्लियर नहीं होता, तो वहां पे हम प्रेजेंट एज नाम मानते हुए सिंपली क्या देते हैं, ए की एज x ईयर्स, बी की y ईयर्स। अब ये कब की है मुझे कोई मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि सवाल से टाइम फ्रेम क्लियर ही नहीं हो रहा है। यह फंडा सभी को ध्यान में रहेगा, इसको भी नोट डाउन करो सर। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बोर्ड पे अब जितना लिखा है, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको फटाफट नोट डाउन करो। अब आगे आ जाते हैं सर और फाइनली अपनी चीज देख लेते हैं, जिसके बाद हमारा कंसेप्ट का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सवालों पे फटाफट आ जाएंगे सर। अगर मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि मान लो दो लोग ए और बी हैं और इनकी प्रेजेंट
प्रेजेंट एजेस क्या है सर? तो मान लो ए की प्रेजेंट एज x ईयर्स है और बी की प्रेजेंट एज y ईयर्स है। यानी कि मैंने क्या माना है, मान लो अपने ए की अभी की उम्र को x ईयर माना है, बी के अभी की उम्र को y ईयर माना है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे पास्ट में जाना है, यानी मान लो मैंने आपको कहा 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले इनकी उम्र क्या रही होगी, तो क्या जवाब दोगे? सिंपल सा सवाल है सर, जिसका सिंपल सा जवाब होगा कि 5 साल पहले मुझे टाइम में जाना है, तो इनकी उम्र 5 साल पहले क्या रही होगी सर? दोनों की उम्र में 5 घटा दो, 5 साल पहले पहुंच जाएंगे सर टाइम में। यानी कि 5 साल पहले ए की उम्र कितनी हो जाएगी? तो अभी जो ए की उम्र है उसमें 5 साल घटा दो सर, यही उम्र होगी ए की 5 साल पहले। 5 साल पहले बी की उम्र क्या रही होगी सर? तो अभी जो बी की उम्र है उसमें 5 को घटा दो, तो 5 साल पहले की बी की उम्र निकल कर आ जाएगी सर। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे टाइम में पहले जाना है, पास्ट में जाना है, तो जितना पहले जाना होता है उतना ही हम अपने प्रेजेंट एज में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जितना पहले टाइम में जाना होता है उतना ही हम अपने प्रेजेंट एज में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है सर हमारा कि मुझे टाइम में 5 साल पहले जाना था, तो मैंने इनकी वर्तमान उम्र में, मैंने इनकी प्रेजेंट एजेस में, मैंने इनकी अभी की एजेस में 5 कम कर दिए, तो मैं 5 साल पहले चला गया सर टाइम में। यह क्लियर हुआ? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहीं पे अगर मैं आपको कहूं कि मुझे टाइम में आगे जाना है, मुझे फ्यूचर में जाना है, मान लो मैं कहूं 10 साल के बाद, ठीक है, 10 साल के बाद मुझे ए और बी की उम्र बताओ, तो क्या बताओगे? अगेन क्या सिखाया था? रेफरेंस हमेशा प्रेजेंट को रखना है। तो अभी की उम्र ए की क्या है सर? x ईयर्स है। बी की अभी की उम्र क्या है सर? y ईयर्स है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 10 साल के बाद ए की उम्र क्या हो जाएगी, तो क्या करोगे सर? अभी की उम्र में 10 को जोड़ दो तो 10 साल के आगे की उम्र निकल जाएगी। तो अभी की उम्र कितनी मानी है? x, इसमें 10 को जोड़ दूंगा सर, तो 10 साल के आगे की ए की उम्र आ गई। यहीं पे 10 साल आगे की बी की उम्र क्या हो जाएगी सर? अगेन वही फंडा, अभी की बी की उम्र कितनी है सर? y ईयर्स है। तो 10 साल के बाद क्या कहानी होगी? अभी की उम्र में 10 साल को जोड़ दो तो 10 साल आगे की उम्र निकल जाएगी सर। यानी कि अभी की उम्र कितनी थी? प्रेजेंट एज कितना था सर? y ईयर्स। 10 साल टाइम में आगे जाना है, तो प्रेजेंट एज में 10 को जोड़ दिया तो टाइम में 10 साल आगे चले गए सर। तो हमें 10 साल के आगे की भी उम्र पता लग गई। तो जो भी उम्र में खेलोगे हमेशा प्रेजेंट को रेफरेंस में मानते हुए खेलोगे। यानी कि पास्ट में जाना है तो प्रेजेंट में घट गए तो पास्ट में चले जाएंगे, फ्यूचर में जाना है तो प्रेजेंट में बढ़ गए सर, प्रेजेंट में इंक्रीज हो गए तो फ्यूचर में चले जाएंगे। रेफरेंस पॉइंट हमेशा आपका प्रेजेंट एज ही रहेगा, यह हमेशा याद रखना। अब यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने जो आपको कंसेप्ट समझाया था कि सर आपको सवाल पूछ रहा था कि ए और बी की मान लो 10 साल पुरानी उम्र बताओ, 10 साल पहले की उम्र बताओ। तो आपने क्या सिखाया सर कि आप हमेशा स्टार्ट प्रेजेंट के साथ ही लेना। यानी मैंने अपने ए के प्रेजेंट एज को x माना, बी के प्रेजेंट एज को y माना। अब सवाल के अंदर 2 इंफॉर्मेशन होगी जिसको सॉल्व करके 2 इक्वेशन बना लेंगे। सॉल्व करेंगे तो x और y निकलेगा। x और y कब की उम्र है? अभी की उम्र है। सवाल आपसे अभी की उम्र पूछ रहा है, नहीं 10 साल पहले की उम्र पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरा x और y आया है उसमें 10 घट जाएंगे तो 10 साल पहले की उम्र आ जाएगी। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बस जितनी बातें बताई हैं उसको ध्यान में रखना है। तो जितनी चीजें यहां पे सर हमने सीख ली, अगर मैं उसको आपके लिए समराइज कर दूं तो ध्यान से सुनना मैं क्या क्या कह सकता हूं। पॉइंट नंबर 1 कि सर हमारी इस कैटेगरी नंबर 3 में जितने भी सवाल मुझसे पूछे जाएंगे वहां पे मुझसे 2 लोगों की उम्र पूछी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, हमें अपने सवालों में कैटेगरी नंबर 3 में कभी भी अगर उम्र की बात करनी है, कभी भी अगर एजेस की बात करनी है, तो हमेशा अपना यूनिट हम ईयर्स का रखेंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा यूनिट नहीं रखेंगे सर। तो अगर मुझे सवाल में कोई दूसरी यूनिट दिखती है तो मुझे उसको ईयर्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद हम आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको सवाल में कोई उम्र मंथ्स में दिखती है सर, तो आप पहले मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करोगे, उसी के बाद आगे बात करोगे। पॉइंट नंबर 3, हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि ये जो एजेस का कंसेप्ट होता है ये टाइम डिपेंडेंट होता है, और हमारे जो ये कैटेगरी नंबर 3 के सवाल हैं सर, इसको मैं 2 वैरायटी में डिवाइड कर सकता हूं। वैरायटी नंबर 1 के अंदर आपको क्लियरली सवाल में टाइम की डिपेंडेंसी दिखेगी। वैरायटी नंबर 2 में आपको सवाल के अंदर यह समझ में नहीं आएगा कि टाइम की डिपेंडेंसी किस तरीके से है। अगर हम अपनी वैरायटी नंबर 1 की बात करें, यानी कि
टाइम डिपेंडेंसी वाले सवाल। तो बेसिकली कैटेगरी नंबर 3 के अंदर 99% सवाल आपके टाइम डिपेंडेंसी वाले ही सवाल है, और यही मेनली ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा कंसेप्चुअल होते हैं, और इसी पे मेनली मेरा फोकस होना चाहिए सर। तो क्या होता है यहां पे, तो ऑब्वियस ही बात है सर, टाइम को मैं बेसिकली 3 फ्रेम में डिवाइड कर सकता हूं। मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर सकता हूं। तो कोई भी टाइम डिपेंडेंसी का सवाल होगा तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है सर, मुझे 2 लोगों की उम्र पूछी जाएगी। अब हो सकता है कि वो प्रेजेंट उम्र पूछ दे, हो सकता है वो पास्ट की उम्र पूछ दे, हो सकता है वो फ्यूचर की उम्र पूछ दे। सवाल किसी भी टेंस में बात करे, फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपना स्टार्ट कैसा लेना है, तो आपको हमेशा प्रेजेंट एज के साथ स्टार्ट करना है। आपको हमेशा वर्तमान के एज को मानते हुए स्टार्ट करना है। बहुत क्रूशियल पॉइंट। यानी कि एक बार हमने प्रेजेंट एज के साथ स्टार्ट किया, उसके बाद लास्ट में हम सॉल्व करके अपना प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। उसके बाद सवाल मुझसे पास्ट की बात करे, फ्यूचर की बात करे, हम आसानी से प्रेजेंट की मदद से पास्ट में भी जा सकते हैं और प्रेजेंट की मदद से फ्यूचर में भी जा सकते हैं सर। क्या फंडा रहेगा, किस तरीके से आगे पीछे करना है, वो हमने सीख लिया कि अगर हमें पास्ट में जाना है तो हम अपनी प्रेजेंट एज में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर हमें फ्यूचर में जाना है तो अपनी प्रेजेंट एज में हम ऐड कर देते हैं सर। ये फंडा होता है बेसिकली। ये सभी को क्लियर है सर। और यहां पे कुछ टर्म्स है, कुछ लैंग्वेज है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर सवाल कभी भी पास्ट टेंस में जाएगा, पास्ट की बात करेगा सर, बीते हुए कल की बात करेगा सर, तो वहां पे लैंग्वेज में आपको हमेशा अगो दिखेगा। क्या दिखेगा, इतने टाइम पहले, तो लैंग्वेज में क्या दिखेगा सर, अगो दिखेगा। अगर सवाल आपसे फ्यूचर टेंस की बात करेगा, यानी आगे आने वाले कल की बात करेगा, तो वहां हमेशा लैंग्वेज में 2 चीजें स्पॉट कर सकते हो, या तो आपको लेटर मिलेगा या तो आपको हेंस मिलेगा। ये दोनों चीजें बताता है कि आपको फ्यूचर टेंस में बात करनी है। यानी मान लो सवाल में मुझे मिल रहा है 10 ईयर्स लेटर या फिर 10 ईयर हेंस, यानी कि भविष्य में 10 साल, यानी आगे आने वाले 10 साल की बात हो रही है सर। तो लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। तो ये हमने सर अपनी मेन वैरायटी यानी कि 99% वाली वैरायटी की बात कर ली। 1% वाली वैरायटी में क्या होता है सर, तो सवाल पढ़ के ये डिटरमाइन नहीं हो पाता कि किस टाइम फ्रेम की बात हो रही है। इसी वजह से हम प्रेजेंट एज की भी यहां बात नहीं करते, हम सीधे मान लेते हैं एक की एज x ईयर्स, दूसरे की y ईयर्स, दैट्स इट। कोई भी टाइम फ्रेम का मेंशन नहीं करते सर। जब सवाल देखेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल जितना कंसेप्ट बताया है उतना ध्यान में रखोगे, हर सवाल चुटकियों में सॉल्व होगा सर। ध्यान में रहेगी सब मेरी। अब आ जाते हैं सर सवालों पे और अपने कंसेप्ट को फटाफट यहां पे अप्लाई करते हुए देखते हैं। अब ये रहा सर हमारा फर्स्ट सवाल। तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि अपने पढ़े हुए कंसेप्ट को किस तरीके से यहां पे अप्लाई करना है। सवाल कह रहा है, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, द सम इज 70. But if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the ages of father and son. अब आपको कैटेगरी नंबर 3 के बारे में जितनी चीजें मैंने सिखाई है उसको यहां पे अप्लाई करो सर। मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि कैटेगरी नंबर 3 का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगा तो वहां आपसे 2 लोगों की उम्र पूछी जाएगी, आपसे 2 लोगों की एज पूछी जाएगी। और जैसे ही मैंने अपने सवाल को पढ़ा तो मुझे यह वाली बात ऑब्जर्व होती हुई भी दिख रही है सर। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझसे फादर की एज और सन की एज, कुल मिला के 2 लोगों की एज पूछी जा रही है सर। अब आगे की कहानी क्या होती है सर, अब अपने कैटेगरी नंबर 3 में यह डिसाइड करते हैं कि कौन से वैरायटी का सवाल है, 99% वाली वैरायटी है या फिर 1% वाली वैरायटी है। अब जब मैंने सवाल को पढ़ा था सर, तो सवाल को पढ़ने के बाद टाइम फ्रेम का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग रहा। मुझे सवाल को पढ़ के बिल्कुल भी लैंग्वेज से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कहानी प्रेजेंट टेंस में चल रही है, कि कहानी पास्ट टेंस में चल रही है, कि कहानी फ्यूचर टेंस में चल रही है। इसके अलावा कुछ शब्द होते हैं सर जो मुझे टाइम फ्रेम के बारे में बताते हैं, और इन शब्दों के बारे में अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। कौन कौन से शब्द सर, शब्द जैसे कि अगो, जैसे कि लेटर, जैसे कि हेंस, जैसे कि प्रेजेंट। अब ये जो कुछ शब्द होते हैं ना सर, ये मुझे टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ा सा अंदाजा देते हैं, और मुझे अपने सवाल के लैंग्वेज में कहीं पे भी इन शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं दिख रहा है। तो अगेन क्या समझ में आता है सर कि सवाल के लैंग्वेज से बिल्कुल भी टाइम फ्रेम की क्लैरिटी नहीं मिल रही।
यानी कि ये 99% वाली वैरायटी नहीं है सर, ये मेरी 1% वाली वैरायटी है। अब जैसे ही मुझे अब ये क्लियर हो गया है कि वैरायटी कौन सी है तो क्या कंसेप्ट लगाना है, अब ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है सर। तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा नोट डाउन कर लो। अब आगे आते हैं सर। अब इस चैप्टर में किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या जानते हैं, हम नॉर्मली ये जानते हैं कि सवाल मुझसे दो चीजें हमेशा पूछता है, और इसी वजह से इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स में दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सवाल जो मुझसे दो चीजें पूछता है उन्हीं के लिए हम उन दो वेरिएबल का इस्तेमाल कर देते हैं सर। अब यही कंसेप्ट यहां पे लगाऊं तो सवाल मुझसे क्या दो चीजें पूछ रहा है, तो सवाल मुझसे दो लोगों की उम्र पूछ रहा है सर। किसकी किसकी उम्र पूछ रहा है, सवाल मुझसे पिताजी की उम्र पूछ रहा है, फादर सेज, और सवाल मुझे उनके बेटे की उम्र पूछ रहा है, यानी कि सन सेज। तो हमने क्या कंसेप्ट सीखा है, हम जानते हैं कि सवाल मुझसे जो दो चीजें पूछेगा उसी को हम अपना वेरिएबल अज्यूम करते हैं सर। और नॉर्मली क्या वेरिएबल मान के चलते हैं सर, तो नॉर्मली अपने वेरिएबल के लिए हम एक्स और वाई का इस्तेमाल करते हैं। तो प्योरली आपकी मर्जी है कि आप किसके लिए कौन से वेरिएबल का इस्तेमाल करोगे। अब बिल्कुल रैंडमली मान लो मैंने मान दिया कि अपने पिताजी की एज एक्स है और मेरे बेटे की एज कितनी है सर, वाई है। बिल्कुल रैंडमली मैंने मान लिया कि पिताजी की एज एक्स है और उनके बेटे की एज कितनी है सर, वाई है। अब यूनिट क्या हो जाएगी सर, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस कैटेगरी नंबर 3 के अंदर कभी भी अगर हम एज के बारे में डिस्कस करेंगे तो हर चीज ईयर्स में रहनी चाहिए सर। तो मैंने पिताजी के एज को x ईयर्स माना और उनके बेटे की एज को y ईयर्स माना। यहां तक समझने में कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है सर, अब मुझे यह बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास सवाल में दो इंफॉर्मेशन होगी, उन दो इंफॉर्मेशन को पहले ढूंढते हैं और उनके बाद उन दो इंफॉर्मेशन की मदद से अपने दो इक्वेशन को निकालेंगे सर, जिनको सॉल्व कर देंगे तो मुझे पिताजी की एज और उनके बेटे की एज पता चल जाएगी सर। तो सवाल को मैंने पढ़ा था सर, वहां से मुझे स्पॉट हो गया था कि यहां से लेके यहां तक हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है और उसके बाद यहां से लेके यहां तक हमारी सेकंड इंफॉर्मेशन है। तो अब अपनी इंफॉर्मेशन से इक्वेशन को फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर से ध्यान से सुनते जाना सर। पहली इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज द सम इज 70। तो पहली इंफॉर्मेशन में सवाल मुझे कह रहा है कि अगर मैं बेटे के एज के दुगने में, अगर मैं बेटे के एज के डबल में, अगर मैं बेटे के एज के दुगने में इनके पिताजी के एज को जोड़ देता हूं तो ये जो रिजल्ट आता है सर, ये 70 के बराबर होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बेटे के एज के दुगने में, अगर आप बेटे के एज के डबल में इनके पिताजी के एज को ऐड कर देते हो सर, तो जो फाइनल रिजल्ट होता है वो 70 के बराबर है। ये आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन में कहा गया है सर। तो क्या यहां से अब हम अपनी इक्वेशन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं सर। तो हमने अपने पिताजी के एज को x माना है, उनके बेटे की एज को y माना है सर, तो इस चीज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या इक्वेशन बन जाएंगी, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा सर 2 इंटू वाई प्लस एक्स बराबर 70। तो सर बना ली हमने अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन की मदद से फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि x वाले टर्म को पहले, y वाले टर्म को बाद में। क्या हो जाएगा सर, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y बराबर यहां पे 70। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए सर। अब अपने फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। क्या आ रहा है सर, ये निकल के आ रहा है x प्लस 2y बराबर 70। क्लियर है? अब सर अपने सेकंड इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। सेकंड इंफॉर्मेशन में मुझसे कहा जा रहा है, इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज द सम इज 95। तो सेकंड इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है कि अगर मैं अपने पिताजी के दुगने एज में, अगर मैं अपने पिताजी के ट्वाइस एज में, अगर मैं अपने पिताजी के डबल एज में इनके बेटे के एज को ऐड कर देता हूं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट 95 के बराबर है। बन गई सर हमारी सेकंड इक्वेशन। फिर से रिपीट कर देता हूं, सेकेंड इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है सर कि अगर मैं अपने पिताजी के डबल एज में, अगर मैं अपने पिताजी के ट्वाइस एज में, अगर मैं अपने पिताजी के दुगने एज में उनके बेटे के एज को ऐड कर देता हूं सर, तो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 95 के बराबर है। तो क्या अगेन आप अपनी सेकेंड इक्वेशन नहीं बना सकते? बिल्कुल फटाफट बना लेंगे सर। तो
तो अगर यहां पे चीजों को मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास आ जाएगा सर 2x प्लस वाई बराबर 95। लो बन गई सर हमारी सेकेंड इक्वेशन। फटाफट नोट डाउन करो सर। तो सेकेंड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। क्या है सर सेकेंड इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन है मेरी 2x प्लस वाई बराबर 95। आई होप आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है। फर्स्ट इक्वेशन में कुछ कट नहीं रहा है। फर्स्ट इक्वेशन एक बार अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। यहां पे फर्स्ट इक्वेशन आ रही थी x प्लस 2y बराबर 70। क्लियर है? अब दिख रहा होगा, अगर उस समय नहीं दिख रहा था तो। क्लियर है सर? अब क्या काम बचा है? अब मेन काम हो गया है सर। सिंपल सा काम बचा है, दो इक्वेशन है, सॉल्व करके x और y निकालेंगे तो मुझे पिताजी की एज और उनके बेटे की एज पता चल जाएगी। तो फटाफट अप्लाई करो सर। तो पहली इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर यहां पे 70। दूसरी इक्वेशन है सर 2x प्लस y बराबर यहां पे 95। अब कैसे सॉल्व करेंगे? आपको दिख रहा है सर कि कुछ ऐसे वेरिएबल है जिनका कोफिशिएंट 1 है। तो याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी कोफिशिएंट 1 दिखे तो सब्स्टिट्यूशन भी आसानी से लगा सकते हो। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हो। अगर आप चाहो तो एलिमिनेटिंग दी कोफिशिएंट से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। मान लो सब्स्टिट्यूशन से बनाना आपका होमवर्क रहा, मैं इसको एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट से बनाता हूं। तो क्या एलिमिनेट करेंगे सर? तो आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, y को भी कर सकते हो। तो मैंने रैंडमली डिसाइड किया कि मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए मुझे अपने x वाले टर्म्स के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। क्या उसके लिए एलसीएम का यहां पे सहारा लेने की जरूरत है? तो तुरंत जवाब दोगे सर यहां पे एलसीएम का कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली दिख रहा है कि ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, तो मेरे x वाले टर्म का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। फिर आसानी से हम अपने इक्वेशन से x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फटाफट जो कहा सर उसको अप्लाई करते हैं। तो अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगी सर? ध्यान से देखना। तो ये बन गई आपकी 2x प्लस 4y बराबर 7 2 14 यानी कि 140। नीचे वाली कितनी थी सर? ये थी 2x प्लस y बराबर 95। अब x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? दोनों इक्वेशन को घटाना पड़ेगा, यानी कि नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी सर। साइन चेंज कर लेते हैं। प्लस बना माइनस, प्लस बना माइनस, प्लस बना माइनस। सॉल्व करते हैं सर। 2x से 2x खत्म। 4y माइनस y कितना हो जाएगा सर? 3y बराबर इस तरफ 140 माइनस 95, कुल मिला के 45 सर। 315 जा 45। आपने अपने y की वैल्यू निकाल ली है सर 15। y आपने क्या माना था सर? तो आपने अपने उस बेटे की एज को y माना था। तो कुल मिला के आपने बेटे की एज निकाल ली। कितनी निकाल ली सर? 15 साल। बेटी की एज क्या निकाल ली सर? 15 साल निकाल ली आपने। नोट डाउन करो इसको। अब पिताजी की एज कैसे निकलेगी सर? तो जो आपने अपने y की वैल्यू निकाली है उसको दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका x निकल कर आ जाएगा सर। तो मान लो मैं ऊपर वाले में पुट करता हूं, तो ऊपर वाले में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा सर? इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 70। y को यहां पे पुट करता हूं तो x प्लस 2 इंटू 15 30 बराबर यहां पे कितना हो जाएगा सर? 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। आपने x किसको कहा था? तो पिताजी के उम्र को आपने x कहा था सर। तो कुल मिला के आपने पिताजी की उम्र निकाल ली। कितनी सर? 40 इयर्स। 40 साल है पिताजी की उम्र। तो आपने पिताजी की भी उम्र निकाल ली, उनके बेटे की भी उम्र निकाल ली। पिताजी की उम्र आ रही है सर 40 इयर्स, बेटी की उम्र आ रही है सर 15 इयर्स। नोट डाउन करो सर फटाफट चीजों को। क्लियर? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आगे नहीं होनी चाहिए। अब आगे की कहानी क्या होती है सर? तो हमेशा चीजों को सॉल्व करने के बाद एक बार आंसर जरूर वेरीफाई करते हैं कि सही आया कि नहीं आया। क्या सिखाया है मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम में? तो मैंने कहा है कि आपका जो रिजल्ट आता है उसको किसी एक इंफॉर्मेशन की मदद से वेरीफाई कर लो कि सही है कि नहीं। अब ये जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है ना सर, इससे मैं अपने आंसर को वेरीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया था? आपको कहा गया था कि अगर आप अपने सन के एज के डबल में, अगर आप अपने बेटे की एज के डबल में, बेटे की एज के ट्वाइस में, बेटे की एज के दुगने में पिताजी के एज को ऐड करते हो सर, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो 70 के बराबर आना चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं सर। हमने अपने बेटे की एज क्या निकाली? 15 साल। तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर? 30। प्लस पिताजी की एज क्या निकाली सर? 40 साल। 30 प्लस 40 70। वेरीफाई हो रहा है सर, ये रिजल्ट 70 के बराबर बिल्कुल आ रहा है। यानी कि हमारा जो रिजल्ट आया है, हमारा जो आंसर आया है वो 100% सही है सर। इसको भी नोट डाउन करो। इतना क्लियर हुआ सर? नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है।
सर ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन पहले आराम से अपने सवाल को पढ़ते हैं, फिर जो जो सीखा है उसको फटाफट अप्लाई करेंगे। सवाल कह रहा है आई एम 3 times as old as my son. 5 years later I shall be 2.5 times as old as my son. How old am I and how old is my son? अब अगेन एक काफी अच्छा लैंग्वेज वाइज सवाल, तो ध्यान से चीजों को समझना। सर जैसा कि बार बार कहता हूं, कोई भी कैटेगरी नंबर 3 का सवाल रहेगा तो इतना कंफर्म है कि 2 लोगों की उम्र मुझसे पूछी जाएगी ही जाएगी। और सवाल पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पे मेरी उम्र और मेरे बेटे की उम्र मुझे यहां पे पूछी जा रही है। मतलब मेरे बेटे की नहीं, सवाल के हिसाब से मेरे बेटे की उम्र पूछी जा रही है। ये क्लियर हो गया? अब देखो आगे। अब आगे क्या करते हैं सर, तो अपने कैटेगरी नंबर 3 में अब ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी वैरायटी है, 99% वाली वैरायटी है या फिर 1% वाली वैरायटी है। तो बड़े ध्यान से देखना सर, सवाल में ना टाइम फ्रेम के बारे में आपको पता लग रहा है। कहां पता लग रहा है? क्योंकि सवाल में आपको देखो क्या दिख रहा है, 5 years later, 5 साल के बाद। तो टाइम फ्रेम से रिलेटेड सवाल में आपको कुछ दिखा, और मैंने आपको क्या सिखाया था, जैसे ही टाइम फ्रेम से रिलेटेड सवाल में कुछ दिखे तुरंत सतर्क हो जाना, क्योंकि वो 99% वाली वैरायटी है सर। इतना क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए, इस बात को नोट डाउन करो सर। अब आगे, अब चूंकि मुझे यह क्लियर हो गया है सर कि ये मेरी कौन सी वैरायटी है, तो किस कंसेप्ट के हिसाब से मुझे काम करना है यह भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब मुझे पता है सर, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम की बात होती है तो वहां पे हमेशा 2 चीजें सवाल मुझसे पूछता है, और उन्हीं 2 चीजों को हम अपना वेरिएबल मानते हैं, और नॉर्मली एक्स और वाई को वेरिएबल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल मुझसे क्या पूछ रहा है सर, तो मेरी एज और मेरे बेटे की एज पूछ रहा है। तो माई एज एंड माई सन्स एज, यही 2 चीजें मुझसे सवाल पूछ रहा है। मेरी एज और मेरे बेटे की एज मुझसे सवाल पूछ रहा है। क्लियर है? अब मुझे यह भी पता है सर कि सवाल के हिसाब से, वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से, जो चीजें सवाल मुझसे पूछता है यही 2 चीजें मेरे वेरिएबल का काम करती है। तो आपकी मर्जी है, किसी एक को एक्स बना दो, किसी दूसरे को वाई बना दो। तो मान लो मैंने बिल्कुल रैंडमली ऊपर वाले को एक्स बोला, नीचे वाले को वाई बोला। अगेन यूनिट क्या होगी सर, साल में होगी, तो एक्स ईयर्स और वाई ईयर्स। तो मैंने क्या मान लिया सर, मैंने अपनी एज को एक्स ईयर्स माना और अपने बेटे की एज को वाई ईयर्स माना। अब यहां पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? 5 सेकंड आपके पास, सोचो। अब आप तुरंत जवाब दोगे सर कि ये टाइम फ्रेम वाला क्वेश्चन है, और आपने सिखाया था कि कोई भी टाइम फ्रेम वाला क्वेश्चन होगा तो वहां पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से रिलेटेड चीजें आती है, और हमेशा हम अपने स्टार्ट प्रेजेंट के साथ लेते हैं। तो बस इतना बोल देना काफी नहीं है, माई एज और माई सन्स एज, यहां पे आपको प्रेजेंट वर्ड भी लगाना पड़ेगा। तो आपको दोनों में लिखना पड़ेगा। क्या? ध्यान से सुनना, लेट माई प्रेजेंट एज बी, माई प्रेजेंट एज बी कितना सर, एक्स ईयर्स, एंड माई सन्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। प्रेजेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही टाइम फ्रेम आ जाएगा उसके बाद। ये क्लियर हुआ? इस चीज को यहां पे नोट डाउन करो। क्या लिखा है? थोड़ा सा हैंडराइटिंग गंदी हो रही है, बोल के बता दे रहा हूं। लेट माई प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड माई सन्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। इसको अच्छे से लिख ही देता हूं, एंड माई सन्स प्रेजेंट एज, माई सन्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। लेट माई प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। क्लियर है? लिख लिया? इसको नोट डाउन करो। अब फिर से आगे की कहानी कैसी चलनी है सर, बहुत अच्छे से पता है कि सवाल मुझे 2 इंफॉर्मेशन देगा, 2 इंफॉर्मेशन की मदद से मेरे पास 2 इक्वेशन आती है, उन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो सवाल जो भी पूछ रहा होगा वो मैं बड़ी आसानी से पता कर सकता हूं। यह सभी को क्लियर है? अब आगे बात करते हैं सर। अब क्या करेंगे सर, अब यहां पे अपने सवाल में अपनी दोनों इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, उसके बाद उन इंफॉर्मेशन की मदद से अपने इक्वेशन को फ्रेम कर लेंगे सर। तो जैसे ही मैंने सवाल को पढ़ा था तो मुझे पता लग गया था कि सवाल के मेरे 2 इंफॉर्मेशन क्या क्या हैं सर। मुझे दिख रहा है कि यहां से लेके यहां तक हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक हमारी सेकंड इंफॉर्मेशन है सर। तो अब क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन से इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे सीखोगे, तो बड़े ध्यान से सुनना। देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन, यानी कि मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र की 3 गुनी है सर।
यहां पे क्या कहा जा रहा है, मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र की 3 गुनी है सर। मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र की 3 गुनी है सर, यही मुझे यहां पे कहा जा रहा है। तो क्या इक्वेशन हम नहीं बना सकते? बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यह सभी को क्लियर है? यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी लाइन लिखी है कि मेरी जो उम्र है सर वो मेरे बेटे की उम्र की 3 टाइम्स है सर, मेरे बेटे की उम्र की 3 गुनी है। तो सर बना लिया अपना इक्वेशन। अब जो चीजें जानते हो उसको यहां पे पुट करो। तो सर मैंने अपने प्रेजेंट एज को x और अपने बेटे के प्रेजेंट एज को y माना था, तो उस हिसाब से यहां पे काम करें सर। तो मैंने अपनी प्रेजेंट एज को क्या माना है, x ईयर्स, बराबर अपने बेटे की प्रेजेंट एज को क्या माना था सर, y ईयर्स। तो 3 इंटू वाई, कुल मिला के इक्वेशन क्या बनी सर, x बराबर 3y बन गई सर। हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन से फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली। इसको लिख लेते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे तो ध्यान से सुनते रहना। अब यहां आपका सवाल आना चाहिए सर, कैसे आपने डिसाइड कर लिया, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि जब आप ये फर्स्ट रिलेशन की बात कर रहे हो तो यहां पे आपको प्रेजेंट एज लेनी है। आपने क्यों यहां पे पास्ट एज नहीं ली, क्यों आपने फ्यूचर एज नहीं ली, क्यों आपने प्रेजेंट एज का ही यहां पे इस्तेमाल किया? तो हमेशा याद रखना, कोई भी 99% कैटेगरी वाला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, वहां पे अगर कोई नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन मिले, एकदम नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन, तो तुरंत समझ जाना कि वो नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट एज से ही रिलेटेड है। कोई भी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन मिले तो तुरंत समझ जाना कि वो नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट एज से ही रिलेटेड है। अगर फ्यूचर एज से रिलेटेड कोई बात होगी तो आपको इस तरीके से बोलेगा 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स हेंस। अगर पास्ट एज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी तो आपको कहेगा इस तरीके से 10 ईयर्स अगो। तो कभी भी अगर फ्यूचर की या पास्ट की बात होगी ना तो सवाल आगे आपको जरूर लगा देगा इस तरीके से 10 ईयर्स अगो या फिर 10 ईयर्स लेटर। अगर ऐसा कुछ भी नहीं लगा रहा है और डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लिख के दे रहा है तो तुरंत समझ जाना कि वो आपके प्रेजेंट एज पे ही बात कर रहा है। अगर ये 2-3 चीज आपको नहीं दिख रही है तो तुरंत समझ जाना है कि प्रेजेंट एज पे ही बात हो रही है। तो यहां पे कुछ भी ऐसा कुछ लगा हुआ मिल रहा है सर, इतना ईयर्स अगो या फिर इतना ईयर्स लेटर या फिर इतना ईयर हेंस, ऐसा कुछ भी लिखा दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। मतलब कि यहां जो भी बात हो रही है ना वो प्रेजेंट एज पे ही हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन करो सर। कुछ भी इस टाइप का नहीं लिखा है मतलब प्रेजेंट एज पे बात हो रही है। कुछ भी ऐसा लिखा है तो फिर उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। अब कुछ भी ऐसा यहां लिखा था, नहीं लिखा था सर, मतलब जो भी बात हो रही है प्रेजेंट एज पे हो रही है। तो इंफॉर्मेशन क्या थी? इंफॉर्मेशन ये थी कि मेरी जो उम्र है वो मेरे बेटे की उम्र की 3 गुनी है सर। तो यहां से मैंने अपना फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम कर लिया सर। चूंकि यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो मुझे फ्यूचर या पास्ट के बारे में बताए, तो समझ में आ रहा है कि मुझे प्रेजेंट एज का ही यूज करना है। यह क्लियर हुआ सर? तो पहली इक्वेशन बना ली। अब सेकंड इंफॉर्मेशन पे आते हैं सर। सेकंड इंफॉर्मेशन में क्या दिख रहा है सर? अब देखो आपको आगे मिल रहा है 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद। अब जो सेकंड इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है ना सर, वहां पे जस्ट पहले आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है? 5 ईयर्स लेटर, यानी 5 साल के बाद। यानी इतना क्लियर है कि अब यहां पे प्रेजेंट एज की बात नहीं होगी। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो भी आगे की कहानी हो रही है सर वो 5 साल के बाद की हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट सर, ये जो भी आगे की कहानी हो रही है सर वो 5 साल के बाद हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको कहा जा रहा है सर 5 ईयर्स लेटर। अब 5 साल के बाद ऐसा तो है नहीं सर कि मेरी उम्र एक्स ही होगी या फिर मेरे बेटे की उम्र वाई होगी। 5 साल के बाद दोनों की उम्र बदल जाएगी सर। तो हमारी प्रेजेंट एज क्या है? एक्स और वाई है। ये मेरी एज है, ये मेरे सन्स की एज है सर। और 5 साल के बाद क्या कहानी होगी सर? तो 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद हम दोनों की उम्र 5 साल से बढ़ जाएगी सर। 5 साल के बाद हम दोनों की उम्र 5 साल से बढ़ जाएगी। कितनी कितनी हो जाएगी सर? तो 5 साल के बाद मेरी उम्र x + 5 हो जाएगी सर। 5 साल के बाद मेरी बेटी की उम्र y + 5 साल हो जाएगी सर। अब कहा जा रहा है कि 5 साल के बाद यह कहानी हो रही है। क्या कहानी? तो ध्यान से सुनना। आपको कहा जा रहा है I shall be 2.5 times as old as my son। तो कहा जा रहा है सर कि 5 साल के बाद मेरी उम्र मेरे बेटे के उम्र की 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 साल के बाद मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र की 2.5 गुनी हो जाएगी सर। 2.5 टाइम्स।
5 साल के बाद मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र की 2.5 गुनी हो जाएगी सर। तो यहां से हम बड़ी आसानी से अपना इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। अब यहां पे कौन से एज का इस्तेमाल करोगे, मेरे प्रेजेंट एज का इस्तेमाल करोगे कि 5 साल के बाद वाले एज का इस्तेमाल करोगे? तो तुरंत जवाब आएगा सर कि यह कहानी कहने से पहले आपको क्लियर किया गया था किस टाइम फ्रेम में आपको बात करना है। आपको क्लियर किया गया है कि यह कहानी 5 साल के बाद की है। तो ये जो भी घटना घट रही है वो 5 साल के बाद घट रही है सर। यानी कि 5 साल के बाद पहले हमारी उम्र क्या होगी वो देख लेते हैं, अब उस हिसाब से अपने इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। क्या कह रहा था कि 5 साल के बाद मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र की 2.5 गुनी हो जाएगी सर। तो चीजों को सब्स्टिट्यूट करो। तो 5 साल के बाद मेरी उम्र क्या है? तो 5 साल के बाद मेरी उम्र सर x + 5 है, बराबर 2.5 टाइम्स इंटू 5 साल के बाद मेरी बेटी की उम्र क्या है सर? तो 5 साल के बाद मेरे बेटे की उम्र y + 5 है सर। अब जाके ये जो हमारी इक्वेशन फ्रेम हुई है सर, ये हमारी सेकेंड इंफॉर्मेशन की मदद से सेकेंड इक्वेशन फ्रेम हो रही है। कुछ अलग नहीं करूंगा, जो समझाया है बस वही अप्लाई करूंगा सर। और यही इंटरेस्टिंग है जो इस 99% वाली वैरायटी को अच्छे सवाल बना देता है। यही चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। अब यहीं पे आपको बताता हूं, देखो स्टूडेंट कहां गलती करते हैं। अब वो भूल जाते हैं कि 5 साल बाद लिखा है, वो प्रेजेंट एज पे ही इक्वेशन बना देंगे। अब प्रेजेंट एज पे तुम ये इक्वेशन बना दोगे तो क्या इक्वेशन बना दोगे तुम? यहां से अगर प्रेजेंट एज पे इक्वेशन बनाओगे तो आप बना दोगे x बराबर 2/1/2 इंटू y। क्या ये सही इक्वेशन है सर? ये ब्लंडर इक्वेशन है। सही इक्वेशन क्या है ये? तो समय में पीछे जा रहे हैं कि समय में आगे जा रहे हैं, उसका खासा ध्यान रखना है सर इस 99% वैरायटी में। तो क्या क्या सिखाया यहां पे? सबसे पहले यह सिखाया कि अगर स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा ना दिखे कि आगे की बात करनी है या पीछे की बात करनी है, जैसे कि 10 years later या फिर 10 years ago या फिर 10 year hence, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है स्टेटमेंट में, डायरेक्टली स्टेटमेंट दिख रही है, तो तुरंत समझ जाना सीधे सीधे प्रेजेंट एज पे बात हो रही है। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपको अपने प्रेजेंट एज में चेंज करके उस एज पे पहुंचना पड़ेगा जिस टाइम फ्रेम की बात हो रही है। उसके बाद उस नए एज पे आप अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से बात करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ये क्लियर हुआ? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल कट करके लिख देना कि गलती से वो इक्वेशन नहीं बनाएंगे। सेकेंड इंफॉर्मेशन के लिए ये सही इक्वेशन हमारी बन के आएगी। इसको नोट डाउन करो सर। क्लियर है? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए सर। तो अपनी सेकेंड वाली इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? x + 5 बराबर 2/1/2। आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा सर? 2 2 4 + 1 5/2। ब्रैकेट में कितना है सर? y + 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इधर चला जाएगा तो 2 इंटू x + 5 बराबर यहां पे 5 इंटू y + 5 सर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 10 बराबर यहां पे 5y + 5 5 25 हो गया सर। 5y को इधर बुला लेते हैं, +10 को उधर भेज देते हैं। तो 5y इधर आएगा, -5y बन जाएगा, यानी कि 2x - 5y बराबर +10 उधर जाएगा, -10 बन जाएगा, 25 - 10 15 बन जाएगा सर। लो आ गई हमारी सेकेंड इंफॉर्मेशन की मदद से सिंप्लीफाइड इक्वेशन। इसको भी साइड में लिख लेते हैं सर। क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका 2x - 5y बराबर 15। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत अच्छा सवाल सर। हल्के फुल्के सवाल नहीं लेंगे, एकदम प्यारे प्यारे और इंटरेस्टिंग सवाल लेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए सर। अब आगे आते हैं। अब क्या बचा है सर सवाल में? कुछ खास बचा है नहीं। 2 इक्वेशन है, सॉल्व करके x और y निकालना है। तो मुझे अपने प्रेजेंट एजेस पता चल जाएंगे। पहले प्रेजेंट एजेस पता कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सवाल क्या पूछ रहा था। तो ध्यान से देखना सर, यहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से लिखी है कि एक वेरिएबल दूसरे के टर्म्स में है, तो सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। तो आसानी से सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे सर, सॉल्व हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है 2x - 5y बराबर 15। अब x की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं सर x की जगह पे। तो 2 इंटू x के बदले 3y लिख देता हूं सर, माइनस यहां पे 5y बराबर 15। तो 3 2 कितना हो गया सर? 6y - 5y बराबर 15। कुल मिला के y बराबर 15 निकाल लिया सर आपने। तो आपने यहां से y की वैल्यू निकाल ली। अब किसी एक में पुट करोगे तो x भी आ जाएगा। ऊपर वाले में पुट कर देते हैं सर। तो ऊपर वाले में पुट करेंगे तो x बराबर कितना है सर? 3 × 15। कुल मिला के 15 3 45 निकल के आ गया है सर। तो आपने x क्या माना था?
तो सर आपने मेरी एज को x माना था, मेरे बेटे की एज को y माना था, तो मेरी प्रेजेंट एज निकल के आ गई। कितनी आ गई? मेरी प्रेजेंट एज, माई प्रेजेंट एज क्या आ रही है सर? तो मेरी प्रेजेंट एज आ रही है 45 साल। ऑब्वियसली जब मैं मेरी कह रहा हूं तो ये मेरी एज नहीं है, ये सवाल के हिसाब से मेरी एज है। और मेरे बेटे की एज कितनी आ रही है सर? तो माई सन्स एज, मेरे बेटे की एज आ रही है सर 15 साल। ये हमने अपनी एज और अपने बेटे की प्रेजेंट एज हमने निकाल ली सर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, इसको नोट डाउन करो फटाफट। अब आगे क्या करेंगे सर? यहां पे सवाल देखो, लास्ट में मुझसे क्या पूछ रहा है, हाउ ओल्ड एम आई एंड हाउ ओल्ड इज माई सन। अब यहां पे सवाल में जो टेंस यूज किया गया है सर, वो कौन सी टेंस है? क्लियर कट यहां से लैंग्वेज में समझ पा रहा हूं कि मैं कितने साल का हूं और मेरा बेटा कितने साल का है। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है सर। यहां पे लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ रहा है, मैं कितने साल का हूं, मेरा बेटा कितने साल का है। तो किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है सर। प्रेजेंट एज ही यहां पे सवाल मुझसे पूछ रहा है और प्रेजेंट एज मैंने निकाल लिया है कि मेरी प्रेजेंट एज है 45 साल, मेरे बेटे की प्रेजेंट एज है 15 साल। ये क्लियर हुआ? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। तो एक काफी अच्छा सवाल लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छे से जितनी चीजें आपको कहीं नोट डाउन करना। अब फिर से सर नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी शानदार सवाल है, काफी कंसेप्चुअल है, तो बड़े ध्यान से चीजों को समझना। सवाल यहां पे कह रहा है कि 10 years ago father was 12 times as old as his son and 10 years hence he will be twice as old as his son will be. Find their present ages. अब कोई भी कैटेगरी नंबर 3 का हमें सवाल मिलता है तो सबसे पहले यह डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वैरायटी बन रही है सर। 1% वाली वैरायटी है या फिर 99% वाली वैरायटी है। इसमें मदद कौन करता है? तो सवाल में दी गई लैंग्वेज मुझे मदद करती है सर। तो हमने सीखा था कि अगर सवाल में कुछ स्पेशल टर्म्स हमें मिल जाए, जैसे कि अगो, जैसे कि सर हेंस, तो ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सवाल में क्लियरली मुझे टाइम का इंफ्लुएंस दिख रहा है, टाइम की डिपेंडेंसी दिख रही है सर। किस टाइम फ्रेम में बात हो रही है, अब सवाल को देख के क्लियर हो रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं सर कि ये मेरी 99% वाली वैरायटी है। अब अगर मुझे अपनी वैरायटी क्लियर है तो क्या कंसेप्ट लगाना है सर, ये भी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है। अब यहां पे देखो सवाल ने लास्ट की तरफ क्या पूछा है, तो बड़े ध्यान से समझना। सवाल यहां लास्ट की तरफ कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब इस चीज को अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं तो क्या समझ में आ रहा है सर? उनकी प्रेजेंट एजेस को बताओ। किनकी भैया? सवाल में आपको क्लियर नहीं किया गया किनकी, बस इतना कह दिया गया उनकी प्रेजेंट एजेस को बताओ। अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना सर। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारी कैटेगरी नंबर 3 के अंदर सवाल हमसे हमेशा लास्ट में 2 लोगों की एजेस पूछता है। तो इतना तो कंफर्म है कि यहां पे भी 2 लोगों की एजेस ही पूछी गई होगी, लेकिन वो 2 लोग कौन है ये अभी तक हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे सर? तो याद करो हमने कंसेप्ट सीखा था कि कभी भी सवाल अगर इंग्लिश लैंग्वेज से हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो हमेशा उसके पहले वाले स्टेटमेंट को रेफर करते हैं और वहां से पता करते हैं कि किनके बारे में बात चल रही है सर। तो इससे पहले वाले स्टेटमेंट को हमने देखा तो क्लियरली मुझे अपने 2 लोग कौन है सर उनके बारे में पता लग रहा है। मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि एक फादर और उसके सन के बारे में बात हो रही है। तो ये देयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? तो ये जो उनके है, ये जो देयर है, वो फादर और उनके सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअली में आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको फादर और उनके बेटे के प्रेजेंट एज क्या होंगे सर, ये बताना है कैलकुलेट करके। यहां तक समझने में कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए सर। यानी कि देयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? फादर और उनके सन के प्रेजेंट एज को ये देयर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां हमने ये क्लियर कर लिया कि एक्चुअली किनके प्रेजेंट एजेस को मुझे कैलकुलेट करना है। ये फंडा समझ में आया सर? अब मुझे यह भी बहुत अच्छे से पता है सर कि हम अपने 99% वाली वैरायटी में स्टार्ट कैसे लेते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि हमसे जो 2 लोगों की एजेस पूछी जाती हैं उनमें से एक के प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं, दूसरे के प्रेजेंट एज को y मान लेते हैं सर, और उसके बाद सवाल में दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रोसीड कर जाते हैं। तो जो हमने सीखा है सर उसको यहां पे फटाफट अप्लाई करो। तो मैंने मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and that of son and that of son be y years।
क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। सीखा हुआ कंसेप्ट है, मुझे पता है कि सवाल मुझसे जिन दो लोगों की एजेस के बारे में पूछता है तो हम हमेशा स्टार्ट कैसा लेते हैं सर? तो स्टार्ट में कुछ भी हमसे पूछा जाए हम हमेशा प्रेजेंट एज पे ही डिस्कशन करेंगे। तो मैंने अपने फादर की प्रेजेंट एज को x मान लिया और उनके बेटे के प्रेजेंट एज को y ईयर्स मान लिया है सर। दोनों की प्रेजेंट एजेस यहां पे हमने क्या कर दिया सर? मेंशन कर दिया। अब आगे की कहानी क्या होती है सर? अब आगे मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सवाल में जरूर दो इंफॉर्मेशन होगी और इन्हीं दो इंफॉर्मेशन की मदद से मेरे दो इक्वेशन निकल कर आएंगे जिनको सॉल्व कर लूंगा तो मुझे फादर और उसके सन की प्रेजेंट एज पता चल जाएगी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए सर। अब अगला काम क्या है? सवाल में पढ़ के यह डिसाइड करना कि हमारी वो दो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है। तो यहां पे आप ध्यान से देखना सर, जब हमने सवाल को रीड किया था तो हमने देखा था कि यहां से लेकर यहां तक आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है और उसके बाद सर यहां से लेके यहां तक आपकी सेकंड इंफॉर्मेशन है। तो हमने अपने सवाल में अपने दोनों इंफॉर्मेशन को स्पॉट भी कर लिया है। अब अगला काम क्या बचा है सर? इंफॉर्मेशन से इक्वेशन को फ्रेम करना। तो बड़े ध्यान से चीजों को समझना। सबसे पहली इंफॉर्मेशन में आपको कहा जा रहा है 10 years ago father was 12 times as old as his son। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, 10 साल पहले आपके फादर की एज और उनके सन की एज के बीच में एक रिलेशन आपको दिया गया है। बिल्कुल ध्यान से समझो, 10 साल पहले फादर की एज और उनके सन के एज के बीच में आपको एक रिलेशन दिया गया है। तो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे? तो हमने सीखा था सर, क्लियरली मुझे अपने स्टेटमेंट में टाइम की डिपेंडेंसी दिख रही है तो इसको रेस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल ध्यान से अब देखते जाओ सर, हमने अपने फादर और सन की एज को किस हिसाब से माना है सर? तो हमने अपने फादर और सन की प्रेजेंट एज को माना है सर, फादर की x ईयर्स, सन की y ईयर्स। लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन में कहां पे हमें बात करनी है, किस टाइम फ्रेम में बात करनी है सर? तो हमें पास्ट टेंस में जाना है, हमें 10 साल पहले की बात करनी है। तो अगर 10 साल पीछे जाएंगे तो इनकी एजेस में क्या फर्क पड़ेगा सर? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप समय में 10 साल पीछे जाओगे तो इनकी एजेस 10 साल कम रही होगी सर। यानी कि अगर हम 10 years अगो की बात करें सर तो उस समय उनके पिताजी की एज क्या रही होगी? x - 10 years रही होगी सर। इसी तरीके से उनके सुपुत्र की एज क्या रही होगी सर? तो y - 10 years रही होगी सर। ऑब्वियस सी बात है, 10 साल पहले दोनों का एज सेम नहीं रहा होगा, उनकी एजेस में फर्क होगा सर। कितना फर्क होगा? तो 10 साल पहले जाना है तो उनकी एजेस 10 साल कम रही होगी सर। ये हमने निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद सवाल कह रहा है कि 10 साल पहले की कहानी ये है। क्या कहानी है? तो ध्यान से सुनना। यहां आपको कहा जा रहा है कि आपके जो फादर की एज है ना, वो उनके सन की एज की 12 टाइम्स है। मैं रिपीट कर रहा हूं, उनके जो पिताजी की एज है वो उनके बेटे की एज का 12 गुना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं सर, जो पिताजी की एज है ना वो उनके बेटे के एज का 12 गुना है सर, यानी कि 12 टाइम्स है। तो कब है? 10 साल पहले की यह कहानी है, यानी 10 साल पहले जो उनके पिताजी की एज है वो उनके बेटे की एज की 12 गुना है सर। यह मुझे अपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन में कहा गया है। अब आप खुद मुझे बताओ कि मैं वहां पे एज के लिए किसको इस्तेमाल करूंगा? प्रेजेंट एज को इस्तेमाल करूंगा या फिर अपने 10 years पहले वाले एज को इस्तेमाल करूंगा? सभी का जवाब आना चाहिए सर। आपके पास 5 सेकंड है। अब यहां पे सारे स्टूडेंट्स को एक साथ यहां पे कहना चाहिए था सर कि ऑब्वियस ही बात है कि ये जो पूरी कहानी हो रही है ये पास्ट टेंस में हो रही है। ये पूरी कहानी 10 साल पहले हो रही है, तो हम जो एज कंसीडर करेंगे वो 10 साल पहले वाला ही कंसीडर करेंगे सर, प्रेजेंट वाला कंसीडर नहीं करेंगे। तो 10 साल पहले उनके जो पिताजी की एज थी वो अपने बेटे की एज का 12 गुना थी सर। यानी कि अपने इक्वेशन को फ्रेम करें तो क्या हो जाएगा? 10 साल पहले पिताजी की एज x - 10 years बराबर 12 इंटू 10 साल पहले उनकी बेटी की एज y - 10 years। लो बन गया सर हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? अब देखो यहां पे, अब अपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन से जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है सर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके साइड में लिख लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये बन जाएगा यहां पे x - 10 बराबर यहां पे 12 इंटू वाई 12y माइनस 12 इंटू 10 120 सर। तो क्या करते हैं? 10 को उस तरफ भेज देते हैं, y वाले टर्म को इधर बुला लेते हैं। तो 12y इधर आएगा तो -12y बन जाएगा सर, -10 उधर जाएगा तो +10 बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, -120
प्लस 10 कितना हो जाएगा, -110 हो जाएगा सर। बन गई हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन की मदद से सिंप्लीफाइड इक्वेशन। इसको भी नोट डाउन करो सर, इसको भी साइड में लिख लेते हैं। तो क्या है सर, ये मेरा आ रहा है x - 12y इज इक्वल टू -110। ये क्लियर है, सभी को होना चाहिए। अब अगला काम क्या है सर, अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की मदद से अपने नेक्स्ट इक्वेशन को फ्रेम करना। तो फिर से हर चीज ध्यान से सुनना सर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है 10 ईयर हेंस। अब फिर से 10 साल के बाद, याद करो मैंने आपको सिखाया था कहीं पे भी हेंस वर्ड या फिर लेटर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो फ्यूचर टेंस में बात चलती है। तो यहां पे हेंस वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि सर फ्यूचर टेंस में बात चल रही है। तो आपको क्या कहा जा रहा है सर कि 10 साल आगे आपको अगेन फादर एज और सन एज के बीच में एक रिलेशन दिया गया है। तो ये चीज 10 साल आगे की है सर, 10 साल हेंस की है, 10 साल फ्यूचर में है सर। तो अगेन यहां पे अपने रिलेशन पे आने से पहले 10 साल के आगे की कहानी क्या होगी उस पे बात कर लेते हैं। तो ध्यान से फिर से सुनना, फिर से वही बात सर, फादर की एज, सन की एज। तो अगर हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, अगर हम वर्तमान काल में अपने पिताजी और उनके सुपुत्र के एज की बात कर रहे हैं सर, तो हमने जो अज्यूम किया है उसके हिसाब से पिताजी की एज x ईयर्स है, उनके सुपुत्र की एज y ईयर्स है। लेकिन हमें कहां बात करनी है सर, 10 साल आगे फ्यूचर में बात करनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 10 साल के बाद पिताजी और बेटे की एज क्या रही होगी, क्या x और y ही रही होगी? बिल्कुल नहीं है सर। 10 साल के बाद इनकी एजेस चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज हो जाएगी? तो 10 साल के बाद दोनों की एज 10 साल से बढ़ जाएगी सर। मैं रिपीट करता हूं, 10 साल के बाद दोनों की एज 10 साल से बढ़ जाएगी सर। यानी कि 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स हेंस या फिर 10 ईयर्स लेटर फादर की एज x + 10 हो जाएगी सर, 10 साल से बढ़ गई, और उनके बेटे की भी एज 10 साल से बढ़ जाएगी, यानी कि y + 10 हो जाएगी सर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। अब सवाल कह रहा है कि 10 साल फ्यूचर में, 10 साल आगे उनके एजेस के बीच में फिर एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो ध्यान से सुनना। यहां पे कहा जा रहा है ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन विल बी, यानी कि यहां पे ही का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है सर? फादर के लिए ही का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको कहा जा रहा है कि 10 साल आगे उनके पिताजी की एज उनके बेटे के एज के डबल के बराबर होगी सर। मैं रिपीट करता हूं, 10 साल आगे उनके पिताजी की एज उनके बेटे के एज के 2 टाइम्स के बराबर होगी सर, उनके बेटे के एज के डबल के बराबर होगी। लेकिन यह कहानी अभी नहीं हो रही है, 10 साल के बाद हो रही है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो रिलेशन दी गई है मुझे इनके एजेस के बीच में, यह 10 साल आगे की बात है सर। तो क्या कहा जा रहा है? 10 साल के बाद उनके पिताजी की एज उनके बेटे की एज का 2 टाइम्स होगी सर, उनकी बेटे के एज का दुगनी होगी सर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या यहां पे आप एज के लिए प्रेजेंट एज का इस्तेमाल करोगे सर? बिल्कुल नहीं, हम अपने फ्यूचर वाली एज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो कहानी कही गई है वो 10 साल आगे के लिए कही गई है सर, 10 साल फ्यूचर में के लिए कही गई है। तो यहां पे क्या क्वेश्चन बन के आएगी सर? तो 10 साल के बाद पिताजी की एज क्या हो जाएगी सर? तो 10 साल के बाद x + 10 हो जाएगी, बराबर यहां पे 2 × 10 साल के बाद उनके बेटे की एज क्या हो जाएगी सर? तो y + 10 हो जाएगी। लो बन गई सर हमारी सेकंड इक्वेशन, सेकंड इंफॉर्मेशन की मदद से। फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर है सर? अब अगेन अपने सेकंड इंफॉर्मेशन की मदद से जो सेकंड इक्वेशन आई है उसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं सर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे पास आ जाएगा सर यहां पे x + 10 बराबर यहां पे 2y + 20। अब इसको सॉल्व करना सिंपल है सर, y को इधर बुला लेते हैं, 10 को उधर भेज देते हैं। तो ये y वाला टर्म इधर आएगा तो +2y इधर आके -2y बन जाएगा, बराबर +10 उधर जाके -10 बन जाएगा सर, +20 -10 कितना बचा? 10 बचा। आ गई सर हमारी सेकंड सिंप्लीफाइड इक्वेशन। क्या रही है सर? x - 2y बराबर यहां पे 10। अब कुछ बचा है क्या सवाल में? मेन काम तो हमने कर लिया है सर, अब बस अपने सवाल को सॉल्व करके x और y निकालना है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो फटाफट अप्लाई करो सर। यहां पे इन सारी चीजों को नोट कर लिया, अब आगे बात करते हैं सर। यहां पे तो अपनी इक्वेशंस को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या इक्वेशन है सर? पहली वाली इक्वेशन है x - 12y बराबर -110। सेकेंड वाली इक्वेशन है x - 2y बराबर 10। अब यहां पे क्लियर कट दिख रहा है सर कि सिंपली अगर मैं अपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो उसके बाद मेरा वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा, पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में आ जाएंगी। सॉल्व करके y निकाल लूंगा, y को वापस से पुट करूंगा, x निकल कर आ जाएगा, xy निकल गया, काम हो गया अपना।
क्लियर हुआ? यहां पे अप्लाई करो सर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, उसके लिए नीचे वाली इक्वेशन की साइन क्या हो जाएगी सर? चेंज हो जाएगी। प्लस बन गया माइनस, माइनस बन गया प्लस, प्लस बन गया माइनस। सॉल्व करते हैं सर। प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म सर। माइनस 12y प्लस 2y कितना हो जाएगा सर? माइनस 12y प्लस 2y माइनस 10y हो जाएगा, बराबर इस तरफ। माइनस 110 माइनस 10 कितना हो गया? माइनस 120 हो गया सर। तो माइनस से माइनस गया, एक जीरो से एक जीरो गया, कुल मिला के y की वैल्यू 12 निकल के आ गई सर। अब x निकाल लेते हैं। किसी एक इक्वेशन को वापस से यहां पे y की वैल्यू पुट करो सर, x निकाल लो। मान लो मैं नीचे वाली इक्वेशन ले लेता हूं, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन मुझे ज्यादा सिंपल लग रही है सर। तो ये है आपकी x माइनस 2y बराबर यहां पे 10, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो x माइनस 2 इंटू 12 24 बराबर यहां पे 10, तो x बराबर उधर जाएगा 24, तो 24 प्लस 10 यानी कि 34। तो आपने सॉल्व करके अपना x और y निकाल लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे क्या पूछा जा रहा था? फादर और सन की प्रेजेंट एज पूछी जा रही थी, जिसको आपने x ईयर्स और y ईयर्स माना था, और आपने अपना x और y कैलकुलेट कर लिया। तो यहां से मुझे दिख रहा है सर कि सवाल में दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से पिताजी की प्रेजेंट एज 34 साल है और उनके बेटे की प्रेजेंट एज 12 साल है। यह वर्ड इंपॉर्टेंट है, हमसे प्रेजेंट एज इनकी पूछी गई थी और हमने इनकी प्रेजेंट एज ही निकाली है। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है सर कि पिताजी की प्रेजेंट एज जिसको हमने x माना था वो कितनी आ रही है? 34 ईयर्स आ रही है सर। और बेटे की प्रेजेंट एज जिसको हमने y माना था क्या आ रहा है सर? 12 ईयर्स आ रहा है सर। फटाफट नोट डाउन करो। अब सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं। मान लो यहीं पे मैं आपसे पूछ देता कि तुम मुझे प्रेजेंट एज मत बताओ, तुम बताओ 20 ईयर हेंस व्हाट विल बी देयर एजेस। सवाल क्लियर है सभी को? ऐड करो। सवाल मैं आपको कह रहा हूं ऐड करने के लिए, फाइंड देयर एजेस 20 ईयर्स फ्रॉम देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि प्रेजेंट एज से 20 साल के बाद इनकी एजेस क्या हो जाएगी। अगर सवाल यह पूछता तो क्या नहीं निकाल सकते थे? बड़ी आसानी से निकाल लेते। क्या करना पड़ता? दोनों की एज में बस 20 को जोड़ना पड़ता। तो कोई अगर आपसे पूछता कि 20 साल के बाद इनकी एजेस क्या हो जाएगी, तो क्या जवाब देते? फटाफट कहते सर फादर की एज हो जाएगी 34 प्लस 20 यानी कि 54 ईयर्स, और उनके बेटे की एज हो जाएगी 12 प्लस 20 यानी कि 34 ईयर्स। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। तो एक बहुत शानदार सवाल, और यह सवाल का कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो कोई भी 99% वाली वैरायटी आप ऑलमोस्ट आसानी से बना लोगे। नोट डाउन करो फटाफट। तो आपसे प्रेजेंट एज पूछता, पास्ट की एज पूछता, फ्यूचर की एज पूछता, कुछ भी पूछता तो बता देते अल्टीमेटली। लेकिन हमेशा याद रखना है रेफरेंस प्रेजेंट एज को ही रखना है। सवाल कुछ भी पूछे, गधा घोड़ा हाथी फर्क नहीं पड़ता है, रेफरेंस हमेशा प्रेजेंट एज को ही मान के चलना है। तो आप हमेशा किस तरीके से सवाल को स्टार्ट करोगे? प्रेजेंट एज को मानते हुए ही सवाल को आप स्टार्ट करोगे। उसके बाद एक बार प्रेजेंट एज निकाल ली, फिर आपसे कुछ भी पूछे, किसी भी टाइम फ्रेम में बात करें, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब क्या बचा है सर? अपने आंसर को वेरीफाई करना कि हमने जो सॉल्व करके निकाला है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे वेरीफाई करेंगे? तो मैंने आपको सिखाया था, जो आसान सी इंफॉर्मेशन लगे उसको चुन लो और वेरीफाई कर लो कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या बात की गई है? मान लो मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन की मदद से चेक करना चाहता हूं, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन की मदद से कैसे चेक करूंगा सर? सिंपल सा फंडा है, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले की बात हो रही है। तो प्रेजेंट एज क्या क्या आई है सर? पिताजी की प्रेजेंट एज 34 साल आई है, बेटे की प्रेजेंट एज 12 साल आई है। तो अगर मैं 10 साल पहले की बात करूंगा सर, तो 10 साल पहले इनकी एजेस क्या रही होगी सर? तो इनके प्रेजेंट एजेस में 10 को घटा दो तो आप 10 साल पीछे आ जाओगे सर। तो जब 10 साल पीछे आओगे तो पिताजी की एज कितनी हो जाएगी सर? 24 साल हो जाएगी। इनके बेटे की एज कितनी हो जाएगी सर? 2 साल हो जाएगी। काफी छोटा है इनका बेटा। हम आगे बात करते हैं यहां पे। तो कह रहा था कि 10 साल पहले पिताजी की जो एज है ना सर, वो इनके बेटे की एज का 12 गुना है। और ये चीज मुझे दिख रहा है सर, बेटे की एज कितनी? 2 साल, 2 का 12 गुना कितना हो जाएगा? 12 टाइम्स 24। लो आ गई सर आपके पिताजी की एज। यानी कि यहां से इंफॉर्मेशन से मुझे वेरीफाई भी हो रहा है कि मेरा आंसर 100% सही है सर। तो वेरिफिकेशन को भी यहां पे नोट डाउन करो फटाफट। क्लियर? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब जाके पूरे क्वेश्चन की एनालिसिस कंप्लीट होती है सर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहां पे। अब देखो नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या कह रहा है सर। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन सवाल का फंडा वही है, पैटर्न वही है, तो अब मेरे साथ साथ आपको भी बनाना है। तो ध्यान से सुनो सवाल। सवाल कह रहा है 5 years hence फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। 5 years ago
फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अगेन कोई भी कैटेगरी नंबर 3 का सवाल, सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कौन सी वैरायटी है, 99% वाली है कि 1% वाली है। अब यहां पे सवाल के लैंग्वेज से क्लियरली मुझे टाइम का इंफ्लुएंस दिख रहा है, टाइम की इंपॉर्टेंस दिख रही है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मिल रहे हैं सर लैंग्वेज में, जैसे कि हेंस, जैसे कि अगो, और ये दोनों चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है सर कि ये मेरी 99% वाली वैरायटी है। तो एक बार वैरायटी क्लियर हो गई तो क्या कंसेप्ट लगाना है सर, ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मुझे यह भी पता है कि कैटेगरी नंबर 3 के अंदर कोई भी मुझसे सवाल पूछा जाएगा तो वहां पे हमेशा मुझसे 2 लोगों की एज पूछी जाएगी। तो इतना तो कंफर्म है कि यहां पे भी मुझे किसी ना किसी तरीके से 2 लोगों की एज ही पूछी जानी है। थोड़ा लास्ट में पढ़ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी अगेन लास्ट सवाल जैसी ही कहानी हुई सर। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है उनकी प्रेजेंट एजेस बताओ, किनकी, सवाल ने क्लियर नहीं किया। तो अगेन क्या सिखाया है, पिछली वाली स्टेटमेंट का सहारा लो और पता करो किनके एज के बारे में बात चल रही है। तो इतना तो कंफर्म है कि 2 लोगों की प्रेजेंट एज पूछी जा रही है। अब सवाल यह है कि वो 2 लोग कौन है। तो उसके लिए सर अपने पिछली वाली स्टेटमेंट को देखा, जैसे ही मैंने अपनी इसकी पिछले वाली स्टेटमेंट को देखा तो यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि अगेन पिताजी और उनके बेटे की बात हो रही है, यानी किन 2 लोगों के एजेस के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है सर। तो मुझे पिताजी और उनके बेटे के एज के बारे में पूछा जा रहा है, और कौन सी एज, प्रेजेंट एज के बारे में पूछा जा रहा है सर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। अब हमें बहुत अच्छे से यह क्लियर है कि 99% वाली वैरायटी है, तो कंसेप्ट किस तरीके से लगाना है यह भी मुझे क्लियर है। क्यों क्लियर है सर, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे जिन 2 लोगों की मुझे एज निकालनी है उन्हीं के प्रेजेंट एजेस को मैं कोई वेरिएबल अज्यूम करता हूं। तो यहां पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी, मान लो मैंने x ईयर्स मान लिया, एक वेरिएबल x का इस्तेमाल कर लिया, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y years, दूसरे वेरिएबल का इस्तेमाल कर लिया सर। यानी जो कंसेप्ट सीखा है उसको फटाफट यहां पे लगाकर इतना कंसेप्ट हमने नोट डाउन कर लिया। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे की कहानी क्या होती है सर, तो मुझे यह भी पता है कि हमारी इन वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा 2 इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इन्हीं 2 इंफॉर्मेशन की मदद से हमें अपने 2 इक्वेशंस को फाइंड आउट करना होता है सर, जिनको सॉल्व कर देंगे तो XY निकलकर आ जाएगा। अब अगला काम क्या रहेगा सर, अपने सवाल के अंदर उन 2 इंफॉर्मेशन को खोजना। तो जब मैंने सवाल को पढ़ा था तो यहीं पे क्लियर हो गया था सर कि यहां से लेके यहां तक हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है और यहां से लेके यहां तक हमारी सेकंड इंफॉर्मेशन है सर। तो अब क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन की मदद से इक्वेशन को फ्रेम करते हैं बारी बारी से। अब ध्यान से सुनते जाना सर। ये रही हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन। क्या कहा जा रहा है, फिर से ध्यान से सुनो। 5 ईयर हेंस, यानी 5 ईयर फ्यूचर में बात हो रही है सर, 5 ईयर लेटर की बात हो रही है सर, 5 साल आगे की बात हो रही है। तो 5 साल आगे में आपके फादर के एज और उनके बेटे के एज के बीच में आपको एक रिलेशन दिया जा रहा है। तो यहां पे मुझे 5 साल आगे के लिए अपनी कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो क्या सीखा था सर, हमने अभी देखा है कि अगर अपने कंसेप्ट के हिसाब से फादर की एज को x और उनके बेटे की एज को y बोल रहे हैं, कौन सी एज सर, तो उनकी प्रेजेंट एज की बात हो रही है, वर्तमान काल के एज की बात हो रही है, अभी के एज की बात हो रही है। और मुझे बात कहां करनी है सर, मुझे 5 साल आगे की बात करनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 5 साल के बाद पिताजी की और उनके बेटे की एज क्या हो जाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है सर, एजेस उनकी चेंज होगी। कितनी चेंज होगी, तो 5 साल आगे की बात करनी है तो आप उनके प्रेजेंट एजेस में 5 को जोड़ दो तो आप 5 साल के आगे की एज में पहुंच जाओगे सर। तो अगर मैं कहूं कि 5 ईयर हेंस की एज क्या हो जाएगी सर, तो पिताजी की भी एज 5 साल से बढ़ जाएगी 5 साल के बाद सर, और बेटे की भी एज 5 साल से बढ़ जाएगी सर 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद पिताजी की एज कितनी हो जाएगी सर, x + 5 ईयर्स हो जाएगी। बेटे की एज कितनी हो जाएगी सर, y + 5 ईयर्स हो जाएगी। अब सवाल कह रहा है कि 5 साल के बाद उनके एज के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनना। यहां पे आपको कहा जा रहा है कि फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल के बाद जो पिताजी की एज होगी वो उनके सुपुत्र के एज का 3 गुना होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 साल के बाद उनके जो पिताजी की एज होगी वो उनके बेटे के एज का 3 times होगी सर, वो उनके बेटे के एज का 3 गुना होगी सर। ये मुझे अपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन से पता लग रहा है सर।
तो फटाफट यहां पे अपना इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं। तो बताओ तुम खुद, क्या यहां पे मैं प्रेजेंट एज का इस्तेमाल करूंगा या फिर 5 साल के आगे की एज का इस्तेमाल करूंगा? तो सभी का जवाब आना चाहिए सर कि ये जो कहानी है ये 5 साल आगे जाके है, प्रेजेंट एज में 5 साल आगे बढ़ के है सर। यानी यहां जो मैं एज यूज करूंगा वो 5 साल आगे वाली एज यूज करनी पड़ेगी सर मुझे। तो 5 साल के बाद पिताजी की एज क्या हो जाएगी सर? x+5। 5 साल के बाद उनके बेटे की एज क्या हो जाएगी सर? y+5। कुल मिला के इक्वेशन क्या बन गया? तो x+5 बराबर 3 टाइम्स ऑफ y+5 बन गई सर हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन से फर्स्ट इक्वेशन। फटाफट नोट डाउन करो। अब क्या करते हैं सर, अपने फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहीं पे डायरेक्टली दिख रहा है सर x+5 बराबर यहां पे 3y+15। y को इधर बुला लेते हैं, कांस्टेंट को उधर भेज देते हैं सर। तो x माइनस 3y प्लस 3y इधर आएगा, माइनस 3y बन जाएगा बराबर +5 उधर जाके -5 बन जाएगा, 15 - 5 10 हो जाएगा सर। तो हमने अपनी फर्स्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकाल ली। क्या है सर? x - 3y बराबर 10 लिख लेते हैं। क्या रही है सर? x - 3y बराबर 10। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ अब लिखते हैं यहां पे। तो x - 3y बराबर 10 आ गई सर हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन से फर्स्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब क्या करेंगे सर? अब अपनी सेकेंड इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है? 5 years ago अगेन। अब देखो यहां पे, अब यहां पे टाइम फ्रेम अलग है। अब यहां पे अगेन आपको फादर के एज और सन के एज के बीच में एक रिलेशन दिया गया है, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम क्या सेट है सर? तो उसके लिए पास्ट टेंस में हमें जाना पड़ेगा। 5 साल पहले की बात हो रही है सर, 5 years ago, 5 साल पहले की बात हो रही है सर। तो अगर हम अपने फादर और सन के प्रेजेंट एज को x और y मान रहे हैं सर, तो 5 साल पहले इनकी एज क्या रही होगी? तो ऑब्वियस ही बात है सर, 5 साल पहले इनकी एज 5 साल कम रही होगी, यानी कि पिताजी की एज x - 5 रही होगी सर 5 साल पहले, और उनके बेटे की एज y - 5 रही होगी सर 5 साल पहले। क्लियर है सर? अब देखो रिलेशन क्या दिया गया है। तो 5 साल पहले फादर वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि 5 साल पहले जो पिताजी की एज थी वो उनके सुपुत्र के एज का 7 गुना थी सर। मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 साल पहले जो पिताजी की एज थी वो उनके बेटे के एज का 7 टाइम्स थी सर, उनके बेटे का एज का 7 गुना थी सर। फटाफट नोट डाउन करो सर। तो खुद बताओ कौन से एज का इस्तेमाल करूंगा, प्रेजेंट का कि 5 साल पहले का? क्लियर दिख रहा है सर कि ये जो पूरी कहानी बोली गई है वो 5 साल के पहले वाले एज के लिए बोली गई है, तो मैं अपने 5 साल के पहले वाले एज का इस्तेमाल करूंगा। तो यहां से सर 5 साल पहले पिताजी की एज कितनी हो गई? x - 5। 5 साल पहले सुपुत्र की एज कितनी हो गई? y - 5। कुल मिला के इक्वेशन क्या बन रहा है? x - 5 = 7 × y - 5। अब क्या करते हैं सर, अपने इस इक्वेशन को यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद अपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट यहां पे देखो सर, तो यहां से मेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकल कर आ जाएगी x - 5 = 7y - 7 5 = 35। अब क्या करते हैं सर, y वाले टर्म को इधर बुला लेते हैं, 5 को उस तरफ भेज देते हैं। तो y वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा x - 7y बराबर -5 उधर जाके +5 बन जाएगा सर। तो -35 + 5 कितना हो जाएगा सर? -30 हो जाएगा। ये हमने बना ली अपनी सेकेंड इक्वेशन, जो कि एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। इसको भी लिख लेते हैं सर। तो इक्वेशन क्या आ रही है? x - 7y = -30। अब क्या करना है सर, दो इक्वेशन मेरे पास है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फटाफट जो बोर्ड पे इंपॉर्टेंट लग रहा है नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, अब यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? तो पहली इक्वेशन मुझे दिख रही है x - 3y = 10। दूसरी इक्वेशन है सर x - 7y = -30। तो क्लियरली दिख रहा है सर कि अगर मैं अपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा x वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, पूरी इक्वेशन y के टर्म्स में आ जाएगी। सॉल्व करके y निकाल लूंगा, y की वैल्यू को वापस से दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा सर, x भी निकल कर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं सर। तो अपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सर? नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर देते हैं। प्लस बन गया माइनस, माइनस बन गया प्लस, माइनस बन गया प्लस। कितना आ रहा है सर? +x - x खत्म, -3y + 7y कितना हो गया सर? +4y हो गया, बराबर इस तरफ +30 + 10 कुल मिला के 40 हो जाएगा सर। तो 4 10 = 40, y की वैल्यू 10 निकल के आ गई है सर। अब क्या निकालेंगे? x। तो इस y की वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो मैं ऊपर वाले में पुट कर देता हूं सर, क्या हो जाएगा?
इक्वेशन है x माइनस 3y बराबर 10, तो यहां पे y की वैल्यू को रखेंगे सर, तो x माइनस, ध्यान से देखो, 3 इंटू 10 कितना हो गया सर, 30 हो गया, बराबर यहां पे 10, कुल मिला के सर x बराबर माइनस 30 उधर जाके प्लस 30, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। तो आपने अपना x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया। x और y क्या है सर, तो x और y आपके पिताजी और उनके सुपुत्र के प्रेजेंट एजेस है सर। तो यहां आपने पता कर लिया है कि आपके पिताजी का प्रेजेंट एज 40 साल है और उनके सुपुत्र का प्रेजेंट एज 10 साल है सर। क्लियर? यहां तक समझने में कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए सर। फटाफट नोट डाउन करो। तो लास्ट में हमेशा लिखना, कभी भी इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व क्या करो, तो लास्ट में हमेशा अपने आंसर को, अपने सॉल्यूशन को मेंशन करो। क्या मेंशन करोगे? देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 इयर्स। क्लियर है सभी को? और कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं सर, अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है सर वो सॉल्यूशन सही है या नहीं है। कैसे करेंगे? तो किसी एक इंफॉर्मेशन को उठा लो, वहां से वेरीफाई कर लो सर। मान लो मैं अपनी पहली वाली इंफॉर्मेशन को उठाता हूं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना सर। हमारे पिताजी की प्रेजेंट एज क्या आई, 40 ईयर। हमारे सर उसके सुपुत्र की प्रेजेंट एज क्या आई सर, 10 ईयर्स। सवाल क्या कह रहा है, 5 साल आगे, यानी 5 साल फ्यूचर में बात कर रहा है सर। तो 5 साल के बाद पिताजी की एज कितनी हो जाएगी सर, 45 साल। बेटी की एज कितनी हो जाएगी सर, 15 साल। और सवाल कह रहा था कि 5 साल के बाद पिताजी की एज बेटे की एज का 3 गुना होगी। दिख रहा है सर, पिताजी की एज बेटे की एज का 3 टाइम्स है सर। बेटे की एज का 3 गुना ही पिताजी का एज है 5 साल के बाद। क्लियरली दिख रहा है सर, 15 3 45, यानी कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है सर। क्लियरली यहां से वेरीफाई हो रहा है। फटाफट वेरिफिकेशन को भी नोट डाउन करो सर। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं सर। जो भी इस कैटेगरी के रिमेनिंग सवाल है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप जितनी चीजें आपको बताई वो क्लियर हुई होंगी और प्रॉब्लम ऑन एजेस आपके लिए काफी आसान बन गई होंगी। अगर आपको लग रहा है किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पॉइंट पे लेक्चर को वापस ही देखो, क्लियर नहीं होता कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।